अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूं कि साकिब चद्दड़ क्या बाकी मुश्किल में आ गए हैं। जी हाँ, NCCIA ने बाकायदा उन पे मुकदमा दर्ज कर दिया है। और जाहिर जाफर केस आपको याद होगा, नूर मुकद्दम को उन्होंने इस्लामाबाद अपने घर के अंदर कत्ल कर दिया था और यहाँ तक कि उनका सर तन से जुदा कर दिया था। जाहिर जाफर का कब कब कौन कौन वकील रहा और अब इस केस में क्या उन्हें फांसी होने जा रही है या नहीं, बहुत होशरुबा इंकशाफात हैं, मालूमात हैं जो आपसे शेयर करने वाला हूँ। इसके साथ साथ हम बात करेंगे फैसल वाडा, बड़े बाखबर आदमी हैं और कहाँ से बाखबर हैं ये आप बेहतर जानते हैं। उन्होंने एक पेश गोई की है कि अगले चंद हफ्तों में कुछ बड़ा होने वाला है। इस हवाले से आपको बताऊंगा। साथ साथ हम बात करेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन जिसमें अब 48 घंटे तकरीबन रह गए, उसके अंदर तहरीक इंसाफ क्यों कमजोर नजर आ रही है और तहरीक इंसाफ जो बयानियां बना रही है कि हमें इलेक्शन कैंपेन नहीं करने दी जा रही, वजह ये है या वजह कुछ और है जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ खुद वहां दिलचस्पी नहीं ले रही। ये होशरुबा इंकशाफात हैं जो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। अच्छा, जो लोग पहली दफा देख रहे होते हैं उनसे हमेशा रिक्वेस्ट कि चैनल सब्सक्राइब करना ना भूला करें। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसे शेयर कर दिया करें वीडियो को और पेज को फॉलो कर लिया करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आपके ताउन से सिलसिला आगे बढ़ रहा है। साकिब चद्दड़ आज है जी, पहली खबर साकिब चद्दड़ और मोमना इकबाल का मामला बड़ा खबरों में चला, आप सबने देखा। अब साकिब चद्दड़ पर NCCIA ने बाकायदा मुकदमा दर्ज कर दिया है और इस मुकदमे में जो चीजें सामने आई हैं वो ये है कि साकिब चद्दड़, उनकी अहलिया सुमेरा खान और साथियों ने साइबर हरासानी यानी ऑनलाइन हरासा किया है मोमना इकबाल को, ब्लैकमेलिंग और मोमना इकबाल और उनके अहले खाना को धमकियां दी हैं। इस बुनियाद पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है आज बाकायदा। पहले दोनों तरफ से इंक्वायरियां जारी थी, अब मुकदमा बाकायदा दर्ज हो गया है। इस मुकदमे के फौरन बाद सेशन कोर्ट लाहौर से साकिब चद्दड़ साहब ने राब्ता किया है और उन्हें 24 जून तक अबूरी जमानत मिल गई है और अदालत ने कहा है कि उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए क्योंकि उनके वकील वहां पेश हुए थे सेशन कोर्ट में। उन्होंने कहा कि हमारा वकील पूरी तरह ताउन करने के लिए तैयार है, वो कहीं नहीं भाग रहा, यही लाहौर के अंदर रहता है, इसलिए उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए। तो अदालत ने कहा है ठीक है, आप गिरफ्तार ना करें, लेकिन जब जब आपको बुलाया जाए आप वहां पहुंचे। तो उनकी गिरफ्तारी फिलहाल बच गई है। आज जी सबसे बड़ी और अहम खबर जाहिर जाफर के हवाले से। कल सुप्रीम कोर्ट में जाहिर जाफर एक ऐसा कातिल जिसने इंसानियत को शर्मा दिया था और 2021 में हमें याद है 12 इस पे रिपोर्टिंग करते रहे कि हर शख्स ये जानना चाहता था कि इस शख्स ने ऐसा क्यों किया। अपनी ही मंगेतर या दोस्त को, नूर मुकद्दम को, उन्होंने घर के अंदर ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि उसका सर तन से जुदा कर दिया था। ये अफसोसनाक वाकया पेश आया था। अब हुआ ये है कि ये सेशन कोर्ट में ये वाकया पेश आया था 20 जुलाई 2021 को। उसके बाद ये कोर्ट, सेशन कोर्ट में ये केस गया था और सेशन कोर्ट के जज थे अता रबानी साहब और जो नूर मुकद्दम जो कत्ल हुई थी उनके वालिद ने वकील किया था शाह खावर साहब को, नामवर वकील हैं। शाह खावर साहब ने कितने बड़े बड़े वकला को मात दी है इस केस में, ये आगे चल के आप जानेंगे। जो जाहिर जाफर के वालिद थे उन्होंने वकील किया था सिकंदर जुल्करनैन को जो कि साबिक जज भी रह चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने जस्टिस रिटायर्ड, ये भी साबिक जज थे, अकरम कुरैशी, इन्हें भी वकील किया था। सेशन जज सेशन कोर्ट के अंदर 2 वकील थे जाहिर जाफर के वालिद की जानिब से जो कि सफाई पेश कर रहे थे और बाकायदा इसने जो सिकंदर जुल्करनैन थे उन्होंने एक मौके पर यह भी कोशिश की थी कि जाहिर जाफर को साबित किया जाए कि मेंटली इल है या सिक है, मेंटली तौर पर ये फिट नहीं है जिसकी वजह से इसने ऐसा किया और इसकी जान खलासी हो जाए। लेकिन बाकायदा उसका साइकेट्रिस्ट से जब मुआयना करवाया गया तो उन्होंने रिपोर्ट दी कि बिल्कुल मेंटली फिट है। और यहाँ तक कहा जाता है कि अता रबानी साहब जो सेशन कोर्ट के जज थे उन्होंने बाकायदा इसके साथ बैठ के इससे गुफ्तगू भी की थी, खुद जज करने की कोशिश की थी कि जाहिर जाफर जहनी तौर पर दुरुस्त है या नहीं। फिर उसके बाद ये हुआ कि 12 गवाहान भी पेश किए गए थे जाहिर जाफर की गवाही के लिए या उससे बेकसूर साबित करने के लिए, लेकिन फिर भी उसके बावजूद सेशन कोर्ट ने सजाए मौत दी थी जाहिर जाफर को। कत्ल के मामले में, रेप करने के मामले में 25 साल सजा दी थी। जाहिर जाफर के वालिदैन को बरी कर दिया गया था जबकि 2 मुलाजमीन जो जाहिर जाफर ने जिस घर में कत्ल किया था वहां पे मौजूद थे, उन्हें 10-10 साल की सजा सुनाई गई थी। यह सेशन कोर्ट का फैसला था। इसको चैलेंज जब किया हाई कोर्ट के अंदर तो पहले वाले वकीलों के साथ पहले 2 वकील थे, आपको बता चुका हूं, जस्टिस रिटायर्ड अकरम कुरैशी और इसके अलावा ये थे जस्टिस रिटायर्ड सिकंदर जुल्करनैन। ये 2 वकील हाई कोर्ट में बरकरार रखे गए और इनके साथ
मजीद आपको हैरत होगी, जो वकील ऐड किया ज़ाहिर जाफर के वालिद ने अपने बेटे को बचाने के लिए, वो सेनेटर कामरान मुर्तज़ा थे, वो भी पेश हुए थे इनकी तरफ से हाई कोर्ट के अंदर। अब कामरान मुर्तज़ा JUIFA के रहनुमा हैं और सेनेटर भी हैं इस वक्त, और रिजवान अब्बासी को भी ऐड किया गया, यानी 2 वकील पहले थे, 2 मजीद लाए गए। रिजवान अब्बासी जो हैं ये मशहूर वकील हैं और नैब के प्रोसिक्यूटर भी माजी में रह चुके हैं, इन्हें भी ऐड किया गया। अब हाई कोर्ट ने भी ज़ाहिर जाफर की जो है वो सजाए मौत, फांसी की सजा, रेप केस में 25 साल जेल बरकरार रखी, और ये फैसला आगे नहीं बढ़ पाया। ज़ाहिर जाफर को हम यूं कहें कि कोई रिलीफ नहीं मिल पाया। इसके बाद फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने चैलेंज किया, हाई कोर्ट ने भी फैसला सेशन कोर्ट का बरकरार रखा। जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया तो तहरीक इंसाफ के मशहूर वकील सलमान सफदर साहब, उनको हायर किया ज़ाहिर जाफर के वालिद ने। जी हाँ, सलमान सफदर को हायर किया गया और सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इस केस को सुना, लेकिन इस केस में थोड़ा सा रिलीफ मिला है, ज़ाहिर जाफर को नहीं। अलबत्ता 10 साल, जो 10-10 साल मुलाजमीन को सजाएं हुई थी, वो सजाएं, चूंकि ऑलरेडी वो तकरीबन 4 साल से जेल के अंदर मौजूद थे, तो अदालत ने उन मुलाजमीन को बरी कर दिया कि 4 साल पहले ही जेल काट चुके हैं ऑलरेडी, और दिन रात मिला के वो तकरीबन 10 साल का अरसा बनाया जाता है। ज़ाहिर जाफर की सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी, सलमान सफदर साहब वकील थे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ज़ाहिर जाफर की सजाए मौत भी बरकरार रही, और उनका जो 25 साल रेप केस में सजा है वो भी बरकरार रही, और वालिदैन को तो पहले ही सेशन कोर्ट बरी कर चुका था। और 2 जो मुलाजमीन थे, सेशन कोर्ट ने 10-10 साल सजा सुनाई थी, हाई कोर्ट ने भी 10-10 साल बरकरार रखी थी। सुप्रीम कोर्ट ने जब सलमान सफदर ज़ाहिर जाफर के वकील बन के सुप्रीम कोर्ट में आए, तो वो उन 2 मुलाजमीन की सजाएं खत्म कर दी गई, या यूं कहें कि 4 साल, वो 4.5 साल सजा भुगत चुके थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब उन्हें रिहा कर दिया जाए। इसके बाद रिव्यू पिटीशन दायर की गई, और रिव्यू पिटीशन में आपको हैरत होगी सुन के कि ख्वाजा हारिस को अपॉइंट किया, क्योंकि ज़ाहिर जाफर, आप समझते हैं जाफर जीज वाले हैं, ये बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत पैसे वाले लोग हैं, और अपने इकलौते बेटे को बचाने के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। मुल्क के नामवर वकील सुप्रीम कोर्ट में सलमान सफदर के पास जब अपील रिव्यू के लिए आई सुप्रीम कोर्ट में दोबारा, और उनकी सजाए मौत और जो उम्र कैद की सजा है वो मुअत्तल करवाने के लिए, तो ख्वाजा हारिस को हायर किया गया। आपको याद होगा, ये वही ख्वाजा हारिस हैं जो कि पैनामा में नवाज शरीफ के वकील थे और इमरान खान के बहुत सारे केसेस में भी वकील रहे हैं। तो यहाँ भी रिव्यू पिटीशन में भी जो कल फैसला आया है वो ये है, जो कि अच्छा लगेगा तमाम पाकिस्तानियों को सुन के, वो ये था कि ज़ाहिर जाफर की सजाए मौत सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखी है, और उनकी 25 साल जो रेप उन्होंने किया था वो भी 25 साल सजा बरकरार रखी है। वालिदैन को पहले ही सेशन कोर्ट रिहा कर चुका था, और जो उनके मुलाजमीन थे जो 4.5 साल सजा भुगत चुके थे, उनकी रिहाई बरकरार रखी है। तो अब आखिरी ऑप्शन रह गया है, और आखिरी ऑप्शन क्या है उसके पास, ज़ाहिर जाफर के पास, और वो है सदर के पास अपील की दरख्वास्त करना। वो सदर से रहम की अपील की दरख्वास्त कर सकते हैं, और इसमें भी सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी को ये देखना होगा कि आइंदा के लिए इस किस्म की कोई हरकत ना करे, जो कि ज़ाहिर जाफर ने किया था, घिनौना फेल, उनकी सज़ा बरकरार रखी जाए, तो ही आने वाली नस्लों के लिए बेहतर होगा, और इस किस्म का कोई फेल नहीं करेगा। ये थी मुकम्मल तफसीलात ज़ाहिर जाफर का केस, जब से 22 जुलाई 2021 से ये कत्ल हुआ, उसके बाद केस चला सुप्रीम कोर्ट और रिव्यू तक, पूरी डिटेल मैंने आपको बताई। इसके बाद फैसल वाडा की बात कर लेते हैं। फैसल वाडा साहब ने एक बयान जारी किया है ट्विटर के ऊपर। वो कहते हैं कि अमेरिका ईरान जंग अमन मुआहदे की ड्राफ्टिंग फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हाथों हो रही है, या आसिम मुनीर कर रहे हैं। इस जंग की जो खात्मा होगा वो आसिम मुनीर के हाथों होगा, वो पाकिस्तान के दारुल-हुकूमत में तारीख रकम करेंगे, ये कहा है फैसल वाडा। मजीद कहते हैं कुछ हफ्तों या कुछ दिनों में, ये आम बात है, कुछ हफ्तों या कुछ दिनों में आलमी रहनुमाओं की पाकिस्तान आमद होगी, यानी पिक्चर अभी बाकी है। वो जो लोग कह रहे हैं ना कि खत्म हो गया है मामला, इसका मतलब है ज़ाहिर है फैसल वाडा की सोर्स कौन होगी, ये बताने की जरूरत तो नहीं है ना, फैसल वाडा किस वजह से मशहूर है। तो फैसल वाडा अगर ये बात कह रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कुछ ऐसा चल रहा होगा जो होगा, यानी आलमी रहनुमा चंद दिनों या चंद हफ्तों, मैक्सिमम चंद हफ्तों की बात करें तो 1 महीने के अंदर अंदर, जून के एंड में या जुलाई के शुरू में आलमी रहनुमा यहाँ आ सकते हैं, और एक अमन मुआहदा दुनिया के लिए हो जाएगा। अमन मुआहदा क्या होगा? ईरान अमेरिका जंग के हवाले से। मजीद उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल वर्ल्ड ऑर्डर में नुमाया तौर पर नजर आएंगे, ये फैसल वाडा ने पेश गोई की है। अब देखना यह है कि ये कब होता है। आखिरी जो मैं आपको बताना चाह रहा था आखिर में, वो ये था कि क्यों गिलगित बल्तिस्तान के अंदर
एक तो तहरीक इंसाफ का सामने बयानिया ये है ना कि उनको कैंपेन करने नहीं दी जा रही, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ का उस तरह वोट नहीं है, खासकर अब क्योंकि उसकी वजूहात मैं आपको पहले पढ़ के सुना देता हूँ। गिलगित बल्तिस्तान की अगर बात करें हम मजहबी हवाले से, फिकही हवाले से मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जो आबादी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर है वो शिया आबादी पाई जाती है, पाकिस्तान के शिया मुस्लिम्स, यानी 35 से 42% बाज वेबसाइट्स के मुताबिक या रिसर्च के मुताबिक वो 35 से 42% के दरमियान जो है वहाँ शिया आबादी मौजूद है। इसके अलावा सुन्नी आबादी जो गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है वो 28 से 32% के दरमियान है, जबकि आगा खानी या इस्माइली जो कि खुद शियाओं से काफ़ी क्लोज होते हैं, काफ़ी मिलते जुलते आप कह सकते हैं, तो उनकी आबादी 18 से 24% है। और नूर बख्शी एक फिक है, इनकी फिक है या मजहब है, आई डोंट नो, मैं ज़्यादा नहीं जानता, जब रिसर्च कर रहा था नूर बख्शी के नाम से ये बिलीव है इनका, ये सामने आया मेरे पास, मैं सामने ये 6 से 10% है। तो अक्सरियत आबादी अगर 35 से 42% शिया और 18 से 24% इस्माइली आगा खानी हम एक साथ जमा कर लें और बख्शी है इसके बाद, और बाकी 28 से 32% से सुन्नी हैं, और सुन्नी भी वो समझे जाते हैं जो सॉफ्ट हार्श किस्म के नहीं। तो ये एक बड़ी वजह है। अब आप कहेंगे कि ये एक बड़ी वजह क्या है कि तहरीक इंसाफ माजी में तो वहाँ 2020 में जीती थी, लेकिन माजी में सिर्फ इमरान खान का बयान मौजूद था कि तालिबान से या टीटीपी से बातचीत की जाए या दफ्तर खोले जाएं। अब बाकायदा केपी हुकूमत ने कैंपेन चलाई है, आपने देखा होगा, डेवलपमेंट के काम और वो चीजें अपनी जगह, लेकिन इन चीजों से भी फर्क पड़ता है, जिसकी वजह से मैं ये समझता हूं कि पीटीआई ने यहाँ दिलचस्पी नहीं ली इलेक्शन कैंपेन में, कि बाकायदा आपको तहरीक इंसाफ के जो इस वक्त मरकजी क़यादत है, पेशावर में वज़ीर आला हैं सुहेल अफरीदी, वो कहते हुए नजर आते हैं कि इनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, इनसे बातचीत करनी चाहिए। तो ये लोग गिलगित बल्तिस्तान के कम अज कम जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, माजी में सबसे ज्यादा इस कम्युनिटी को इनसे नुकसान हुआ है, तो वो इन्हें पसंद नहीं करते। एक बड़ी वजह, सारी वजूहत ये नहीं है, लेकिन एक बड़ी वजह ये भी है कि तहरीक इंसाफ को गिलगित बल्तिस्तान से ज्यादा वोट नहीं मिलेगा। हो सकता है इसके बरक्स भी वोट में रिजल्ट आ जाए, लेकिन बज़ाहिर ये भी एक बड़ी वजह है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।